अकाउंटिंग सीखने के इस सफ़र में आज हम ऐसा चैप्टर सीखेंगे जो अकाउंटिंग की लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं उन्हें अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से सीख जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपने 80% अकाउंटिंग अच्छे से सीख ली है। बाकी सारी जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की वो सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का जो तरीका आज आप इस वीडियो में देखेंगे वो तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और मैंने ये कोशिश की है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके को स्टेप वाइज इस तरह से आप सीखें कि आपके लिए उसे समझना बहुत आसान हो जाए। एक बार आप ये तरीका समझ गए तो उसके बाद जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए हम सीखते हैं आज हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसको मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है, और हर एक स्टेप में अकाउंटेंट क्या करता है वो हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज 4 स्टेप प्रोसेस। तो ये पूरी जो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू अकाउंटेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जर्नल में डेबिट या क्रेडिट के रूप में, उस पूरी प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है और हर एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे। ये 4 स्टेप है एसरटेनिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है पहले वो पता करना। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी कि कौन कौन से अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। थर्ड, एसरटेन द टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, यानी कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका टाइप क्या है। एंड देन फाइनली अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला स्टेप, एसरटेनिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। It is important to note that business transactions are made by various people in the organization, यानी कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग टाइप का काम करते हैं और अपने काम के दौरान ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करते हैं बिजनेस के। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें वो माल सामान खरीदते हैं, उनका प्रोसेसिंग करते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस पे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग काम होते हैं, बैंक में पैसा जमा कराना, निकालना, लोन लेना, लोन देना। मार्केटिंग के अपने फंक्शंस होते हैं, सेल करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना। तो ये सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में अलग अलग जगह अलग अलग लोग करते रहते हैं, बट all the transactions are recorded by the accountant who is not involved in the actual transaction। यानी कि ये जो सारे ट्रांजैक्शन जो अलग अलग लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग में उसकी एंट्री तो एक अकाउंटेंट करता है, और अकाउंटेंट इन किसी ट्रांजैक्शन में खुद इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो अब अकाउंटेंट कैसे ट्रांजैक्शन को समझता है, तो वो होता है अकाउंटेंट अंडरस्टैंड्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? Source document is a document which represents the transactions entered into by the entity। यानी कि एग्जाम्पल कुछ है, कैश मेमो, सेल इनवॉइस, कैश डिपॉजिट इन बैंक, रिसीट फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कन्वेंस डीड एटसेट्रा। यानी कि जैसे आप कहीं अगर किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल वाला आपको जो बिल देता है वो कैश मेमो जो है वो आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट है टू नो कि ये एक्सपेंडिचर हुआ है। और सेम डॉक्यूमेंट जिसकी एक कॉपी होटल वाले के पास होती है उसके लिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट है टू नो कि इतनी अमाउंट का सेल हुआ है। वैसे ही अगर आप क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हैं तो सेल इनवॉइस देता है सामने वाला सेलर, जिसमें लिखा होता है कि किस दिन कौन सी क्वालिटी की कितनी क्वांटिटी कितनी अमाउंट का जो है माल उसने हमें बेचा। तो हमारे लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये जानने के लिए कि इतना सामान खरीदा गया, और सेम डॉक्यूमेंट सेलर के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है ये जानने के लिए कि उसने सेल किया। वैसे ही हम जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में
तो जो स्लिप हम यूज करते हैं उसकी एक काउंटर फॉइल हमारे पास रहती है। तो वो जो काउंटर फॉइल है वो ये सोर्स है पता करने का कि बैंक में किस दिन कितनी कैश या चेक डिपॉजिट किए गए। उसी तरह कन्वेंस डीड होता है। कन्वेंस डीड क्या होता है? जब हम कोई इमूवेबल एसेट खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास उस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करवाया जाता है। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाया जाता है। तो वो जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं कन्वेंस डीड। वो इस बात का प्रूफ है कि एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को कोई इमूवेबल एसेट बेची है। तो ये इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस एंटिटी में हो रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर जनरेट होता है, कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर बनाता है। हो सकता है वो डॉक्यूमेंट एंटिटी खुद बना रही है या जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर रही है वो ये डॉक्यूमेंट उसे दे रहा है। तो उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर वो जब अकाउंटेंट के पास पहुंचता है तो उसके बेस पर अकाउंटेंट को पता चलता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वाउचर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप बार बार सुनेंगे कि वाउचर क्या होता है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वाउचर क्या होता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। All recording in books of account is done based on the voucher. In certain small transactions, the source document may not clearly reveal the nature of transaction. In such cases, accounting voucher is prepared by the entity itself and details about the nature of transaction, accounts to be debited and credited, etc. are recorded on a plain paper attached with the source document. यानी कि हो सकता है आप कई बार कुछ छोटे मोटे खर्च करते हैं कि जैसे सामान को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए आपने 2 मजदूरों को पैसे दिए। अब मजदूर के पास कोई बिल तो होता नहीं है, उनको आपने कैश दे दिया और खर्चा हो गया। उसी तरह और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें जिनको हम पेमेंट करते हैं उनके पास कोई प्रॉपर बिल नहीं होता है। तो ऐसे में कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं जनरेट होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एंटिटी क्या करती है, वो खुद एक प्लेन पेज पे ट्रांजैक्शन की डिटेल नोट करके एक अकाउंटिंग वाउचर बनाती है। जो भी व्यक्ति ये खर्चा कर रहा है वो ये अकाउंटिंग वाउचर बना के उसके साथ जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है छोटा मोटा तो वो भी उसको साथ में अटैच करके फिर अकाउंटेंट के पास भेज देते हैं, जिससे उस अकाउंटिंग वाउचर को देखकर अकाउंटेंट को समझ में आ जाता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। सो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पहले फर्स्ट हमने चीज समझी कि वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सेकेंड चीज जो हम समझेंगे वो है कैश वर्सेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस एंटिटी में होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस इन विच मनी इज ईदर रिसीव्ड और पेड, यानी कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। मनी कैन बी रिसीव्ड और पेड इन एक्चुअल कैश यानी कि करेंसी और थ्रू बैंक ट्रांसफर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर एटसेट्रा। तो जहां पे भी करेंसी या बैंक के थ्रू पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि जहां पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। Identifying the transaction as cash or credit is very important aspect of learning accounting, क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें अगर ये क्लियर नहीं लिखा है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इस एस्पेक्ट को समझना कई बार स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो जिसने ट्रांजैक्शन किया है उसे पता है कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट टेक्स्ट बुक में समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर। तो जब टेक्स्ट बुक में आपको इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो ये जानने के लिए कि इसे कैश ट्रांजैक्शन की तरह मानना है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह मानना है,
कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला रूल, if the word cash or credit is used then the transaction should be treated accordingly। यानी कि अगर जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसमें कहीं ये वर्ड आ रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट में हुआ है तो ऑब्वियसली हम समझे उसे उसी तरह से समझ लेंगे। If the word cash is not used and the name of the party with whom transaction has been done is given, it should be considered as credit transaction। यानी कि अगर जो कैश वर्ड है वो कहीं नहीं लिखा है लेकिन हमने ये ट्रांजैक्शन किस एंटिटी या किस पर्सन के साथ किया है वो लिखा है तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। If neither the words cash or credit is used nor the name of party with whom transaction has been done is given, it should be considered as cash transaction। यानी कि कोई कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं है और जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका भी नाम नहीं दिया गया है इंफॉर्मेशन में तो ये मान के चलेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये जो 3 रूल है टू आइडेंटिफाई कि जो ट्रांजैक्शन बताया गया है वो कैश है या क्रेडिट है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा और इसी से फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा होगा कि अकाउंटेंट जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे समझता है। एक बार अकाउंटेंट ने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ लिया उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो आता है अकाउंटेंट के लिए वो है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटेंट टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व क्योंकि वही चीज जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दर्ज की जाती है। अब ये अकाउंट क्या होता है? An account is the manner of representing two sides of transaction under double entry system। जैसा कि हम जानते हैं ये जो पूरा कॉमर्शियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें हर ट्रांजैक्शन की 2 साइड्स होती हैं जो भी 2 एस्पेक्ट होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्डिंग यूज की जाती है उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे एक अगर हम सिंपल एग्जांपल ले तो मैंने यानी कि बिजनेस ने अगर राम को 10,000 रुपए दिए तो पहला एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन का है कि पैसे हैं, पैसे हमने किसी को दिए हैं तो पैसे गए हैं, कैश का ट्रांजैक्शन है ये। और दूसरा एस्पेक्ट है कि इसमें राम इन्वॉल्व है ना। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट है यानी कि पैसा और राम इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि हम जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे वो हम कहेंगे कि राम अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा हम कहेंगे कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इस ट्रांजैक्शन के जब हम 2 साइड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम 2 अकाउंट का नाम यूज करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम हम जानते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग और पहले जो है अकाउंटिंग के लिए बहुत अलग अलग टाइप की सिस्टम्स जो है यूज की जाती थी। ओवर अ पीरियड ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डेवलप हुई ताकि ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। और डबल एंट्री सिस्टम का ये तरीका है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट कम से कम रिकॉर्ड होते हैं। एक को हम कहते हैं डेबिट साइड, दूसरे को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ये हम अच्छे से सीखेंगे कि कैसे पता लगाना कौन सी डेबिट साइड है कौन सी क्रेडिट साइड है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि फॉर ईच ट्रांजैक्शन द अकाउंटेंट हैज टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स और 2 अकाउंट्स। जैसे अभी कि हमने कहा कुछ ट्रांजैक्शन जो ऐसे होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें 2 से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि चाहे क्रेडिट या डेबिट साइड पे एक से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हैं तो भी जो डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल है और क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल है वो हमेशा इक्वल यानी कि सेम ही होगा, वो अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकती। To identify these accounts, the accountant first
need to understand whether the transaction is cash transaction और credit transaction. ठीक है, जो कि हमने पहले स्टेप में सीखा कि अकाउंटेंट पता करेगा ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. उसके बाद जो है कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करेगा अकाउंटेंट ये जानने के लिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं. वो प्रिंसिपल हम देखते हैं. दोस्तों ये जो प्रिंसिपल अब आप देखने जा रहे हैं टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे. ये प्रिंसिपल मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब शुरू में अकाउंटिंग सीख रहा होता है तो उसके लिए जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो ये आइडेंटिफाई करना कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. तो हर स्टूडेंट के लिए ये कंफ्यूजन रहता है कि कब जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता है, कभी एसेट का नाम लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता है. तो किस सिचुएशन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं ये कैसे पता करना, उसके ये प्रिंसिपल्स आपके लिए मैंने बनाए हैं. जैसा कि हमने देखा ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन के जो दोनों अकाउंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है. पहला बहुत सिंपल कि कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट या तो कैश होगा या बैंक होगा. ये पक्की बात है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन या तो कैश में होगा या बैंक के थ्रू होगा. तो पहला अकाउंट आप इजीली समझ सकते हैं कि वो कैश या बैंक ही होगा. दूसरा अकाउंट आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है. उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि क्या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में. अगर इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है तो दूसरा अकाउंट जो है उस इनकम या एक्सपेंडिचर का ही होगा. अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको यह देखना है कि क्या और कोई एसेट इन्वॉल्व है, क्या कैश के अलावा कोई और एसेट आ रही है या जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है. अगर हां तो सेकंड अकाउंट उस एसेट का अकाउंट ही होगा. और ये दोनों चीज अगर नहीं है, यानी कि कोई इनकम या एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई एसेट भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो उस पर्सन या एंटिटी का होगा जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है. तो ये जो है तीन ऑप्शंस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करने होंगे. पहले ये देखना होगा कि कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है या नहीं. अगर नहीं तो क्या कोई एसेट इन्वॉल्व है, एसेट आ रही है या जा रही है या नहीं. और वो भी नहीं तो फिर सीधा जिस पर्सन या एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका अकाउंट यूज कर लेना है. तो ये तो बात की हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करने की, सॉरी कैश ट्रांजैक्शन में. अब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैसे अकाउंट आइडेंटिफाई करना. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पहला अकाउंट फिक्स हो जाएगा कि जिस पार्टी या एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका अकाउंट जरूर होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में. The person or entity with whom transaction is done will be the first account. Second account again same process जो कि हमने कैश ट्रांजैक्शन के लिए सीखी. पहला ये चेक करना कि क्या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट इन्वॉल्व है. अगर है तो वो अकाउंट सेकंड अकाउंट बन जाएगा. अगर नहीं है तो क्या कोई एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है. अगर है तो वो एसेट जो है सेकंड ट्रांजैक्शन बन जाएगा. तो फ्रेंड्स सारे कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में दोनों साइड ऑफ अकाउंट जो आइडेंटिफाई करने का जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. और इन प्रिंसिपल्स को यूज करके आप किसी भी ट्रांजैक्शन में ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे. अब थियोरिटिकली समझने के बाद यही चीज हम एक एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाए कि कैसे ये आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. सो लेट अस सी द एक्सरसाइज. तो दोस्तों इस एक्सरसाइज से हम सीखेंगे कि कोई भी अकाउंटेंट जो है
किसी भी ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करता है। हमने यहाँ पे 20 ट्रांजैक्शन लिए हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर की स्क्रीन में हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, नीचे की स्क्रीन में हम देखेंगे उसका आंसर, यानी कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। कैश अकाउंट में जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होता है वो कैश या बैंक अकाउंट होता है, और दूसरा ट्रांजैक्शन अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है तो उसका अकाउंट, वो नहीं है तो कोई और एसेट अगर इन्वॉल्व है कैश या बैंक के अलावा तो उसका अकाउंट, और नहीं तो जिस एंटिटी या पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पर्सनल अकाउंट। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसमें एक अकाउंट होता है पर्सन या एंटिटी का जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, और दूसरा अकाउंट सेम रूल से कि अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है तो उसका अकाउंट, और नहीं तो एसेट का अकाउंट। तो आइए हम देखते हैं कैसे अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर है कि कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए पहला अकाउंट कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट, क्या इसमें कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है। क्या कोई एसेट आ रही है या जा रही है कैश के अलावा, तो नहीं। तो जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन किया गया है उसका अकाउंट, तो यहाँ पर ओनर के साथ ट्रांजैक्शन किया गया है और ओनर को हम कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो अकाउंट जो आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं वो है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए एक अकाउंट कैश अकाउंट। क्या इसमें कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो परचेज ऑफ गुड्स जो है वो एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो हम यूज करेंगे वो हो गया परचेज अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। तीसरा ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड। यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है, जो एंटिटी जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया गया है उसका नाम है, तो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के रूल के हिसाब से हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व होता है वो एंटिटी का है जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी कि एक्स लिमिटेड। दूसरा जो अकाउंट है उसमें हम देखेंगे क्या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है उसे एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है। यहाँ पे एसेट इन्वॉल्व है, एसेट आ रही है यानी कि मशीनरी आ रही है, तो दूसरा अकाउंट हो गया मशीनरी अकाउंट। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड वेजेस टू वर्कर्स। कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं है, जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका नाम भी नहीं है, तो रूल के हिसाब से हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट, क्या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो वेजेस एक एक्सपेंडिचर है, तो दो अकाउंट हो गए कैश अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। पांचवा ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे दे रखा है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एक अकाउंट हो गया राजेश का अकाउंट, और हमने देखा परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंडिचर है, तो दूसरा अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट। तो राजेश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो क्लियरली ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट, क्या इसमें कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, नहीं है। क्या और कोई एसेट आ रही है जा रही है, नहीं। तो तीसरा जो है पर्सन या एंटिटी जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, और आपको याद होगा
बैंक अकाउंट जो है उसे हम पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बैंक अकाउंट दूसरा अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, ही टुक कैश फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें कैश इन्वॉल्व है इसलिए कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो पहला अकाउंट कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है, तो जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है यानी कि ओनर के साथ। तो ओनर को हम कैपिटल अकाउंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बिजनेस अगर ये जानना चाहे कि ओनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया और कितना पैसा निकाला, ये जानकारी अगर अलग रखनी हो तो जब बिजनेस से ओनर कुछ पैसा या गुड्स निकालता है तो उसके लिए हम एक और अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करने का फायदा यह है कि ओनर द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा है वो कैपिटल अकाउंट से पता लग जाता है और जो बिजनेस से निकाला हुआ पैसा है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट से पता लग जाता है। हालांकि गलत दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों अकाउंट में से कोई भी अकाउंट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर कैश। क्लियर है, कैश ट्रांजैक्शन है तो पहला अकाउंट कैश अकाउंट, और सेल ऑफ गुड्स जो है एक तरह की इनकम है तो इसलिए दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो बैंक जब हमारे बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देती है तो वो अमाउंट सीधी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पे बैंक के थ्रू कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसलिए पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो बैंक अकाउंट हो गया और जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से वो इनकम है तो दूसरा अकाउंट हो गया इंटरेस्ट का अकाउंट। तो उसे हम डिफरेंट नाम से लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट। इस तरह का कोई भी अकाउंट नाम यूज किया जा सकता है जो ट्रांजैक्शन को सही रूप से रिप्रेजेंट करता है। सारे तरीके सही है। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड दी मशीनरी। कैश वर्ड नहीं है, एंटिटी का नाम भी नहीं है तो रूल के हिसाब से हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, यहाँ पे दूसरे अकाउंट के लिए कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एसेट इन्वॉल्व है तो दूसरा अकाउंट हो गया मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो हमने देखा था जब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया तो जो दो अकाउंट थे वो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो उसी तरह जब बैंक से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो दो अकाउंट हो जाएंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही बोरोड मनी फ्रॉम सुनील। यहां पे ध्यान दीजिए कि कैश वर्ड यूज नहीं किया गया है, उसकी बजाय मनी वर्ड यूज किया गया है जो कि कैश को ही रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी हम अगर बोरोइंग कर रहे हैं तो कैश अगर नहीं ली है तो बोरोइंग हो भी नहीं सकती है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। तो पहला जो अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट, इसमें कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, कोई एसेट आ रही या जा रही नहीं है, तो जिस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन किया है उसका हम अकाउंट यूज करेंगे यानी कि सुनील अकाउंट। यहाँ पे एक और चीज हमें समझना जरूरी है कि अगर हम सिर्फ सुनील अकाउंट यूज करते हैं तो उसका नाम पढ़ के किसी भी व्यक्ति को ये समझ में आसानी से नहीं आएगा कि सुनील का अकाउंट क्यों यूज हुआ है।
हमने सुनील के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया है, तो वो जानकारी सही तरीके से पता लगे, इसलिए हम सिर्फ सुनील अकाउंट यूज करने की बजाय हम यूज करते हैं लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट, ताकि ये क्लियर पता चल जाए कि सुनील से लोन ली गई है। तो जो दो अकाउंट हो गए वो हो गए कैश अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए पहला अकाउंट अशोक का अकाउंट होगा। सेल ऑफ गुड्स इनकम है, तो दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट होगा। तो अशोक अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक, तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, पहला अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, एसेट इन्वॉल्व नहीं है, तो दूसरा अकाउंट हो गया अशोक अकाउंट, कैश अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही पेड इनकम टैक्स टू दी गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है, लेकिन जो वर्ड है पेड, इसका मतलब ही होता है कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश दी गई है। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, दूसरा क्या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो जो इनकम टैक्स है वो एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए दूसरा अकाउंट हो गया इनकम टैक्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही रीपेड द लोन ऑफ सुनील। रीपेड का मतलब ही हो गया कि ये कैश अकाउंट है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गए वो कैश अकाउंट और जैसा कि हमने पहले यूज किया था लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट, तो कैश ट्रांजैक्शन एंड लोन, कैश अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट। नेक्स्ट है ही पेड कमीशन टू दी सेल्समैन। अगेन पेड वर्ड है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, इसमें कमीशन एज एन एक्सपेंस इन्वॉल्व है, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा कमीशन अकाउंट या कमीशन एक्सपेंस अकाउंट। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट एंड कमीशन एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश ट्रांजैक्शन है, इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एसेट इन्वॉल्व है, फर्नीचर एक एसेट है, तो दूसरा अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही स्पेंट मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। अगेन जो वर्ड है स्पेंट, इसका मतलब हुआ कि कैश दी गई, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है एडवर्टाइजिंग का, तो दो अकाउंट हो गए कैश अकाउंट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस वर लेविड बाय बैंक। तो यहां पे भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन है, तो है कैश ट्रांजैक्शन लेकिन बैंक के थ्रू है, तो पहला अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट और दूसरा यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने अपनी सर्विसेज के लिए कुछ पैसा हमारे अकाउंट से निकाल लिया, जो कि एक्सपेंडिचर है। तो दो अकाउंट हो गए बैंक अकाउंट एंड बैंक चार्जेस अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से स्टेप वाइज अकाउंटेंट जो है वो पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखता है और फिर कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो भी है उसके प्रिंसिपल्स यूज करके ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो आई होप इस एक्सरसाइज के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये कैसे आइडेंटिफाई करना। एक बार अकाउंटेंट ने ये काम कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू एसर्टेन द टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व,
यानी कि जो अकाउंट्स उसने आइडेंटिफाई किए हैं उनका टाइप क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसके क्लासिफिकेशन के लिए दोस्तों दो अप्रोचेस जनरली यूज किए जाते हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि काफी सालों से यूज किया जा रहा था, और एक जो नया अप्रोच अभी आजकल यूज किया जाता है मॉडर्न अप्रोच। अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस में अलग अलग अप्रोच यूज किया गया है, तो मैं यहां पर आपको दोनों अप्रोच से टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व पता करना सिखाऊंगा। आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से उस अप्रोच को समझ सकते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें सारे अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये क्या है हम समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स relates to persons including individuals, firms, companies, etc. जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको भी तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी इंडिविजुअल्स जो कि भगवान द्वारा बनाए गए हैं। आप मैं जैसे लोग, राम, सचिन, रहीम, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो अकाउंट है, जब उनके साथ ट्रांजैक्शन होता है और उनका अकाउंट हम यूज कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि एंटिटीज विच आर क्रिएशन ऑफ लॉ। आपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में भी अभी सीखा होगा कि कुछ ऐसी एंटिटी होती है जिसको अंडर लॉ एज ए सेपरेट एंटिटी रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी उनको एक अलग एंटिटी माना जाता है। जैसे कि कंपनी, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सबको लीगली अलग आइडेंटिटी मिलती है, तो उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो जब इस तरह की एंटिटी के साथ बिजनेस डील करता है और उनके अकाउंट यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन, तो उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, चंदन कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट और इस तरह के। ये जो तीसरा सब कैटेगरी है उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, these accounts represent a particular person or group of person। कई बार ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिसमें एंटिटी को ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उस व्यक्ति या उस एंटिटी का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि उस तरह के ट्रांजैक्शन बिजनेस जो है बहुत ही अलग अलग एंटिटी या अलग अलग पर्सन के साथ करते हैं, तो हर एक का नाम अलग यूज करने की बजाय उन सबको एक कैटेगरी में ग्रुप कर दिया जाता है और एक अकाउंट नाम यूज किया जाता है ताकि ये पता लग सके कि ऐसे कुल कितने लोग हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, अगर मुझे अपनी कंपनी में मैंने 2000 लोगों को एक महीने की सैलरी नहीं दी है और अगर मैं इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं कि मैंने राम को 5000 रुपए की सैलरी नहीं दी, श्याम को 4000 रुपए की सैलरी नहीं दी, सुरेश को 2000 रुपए की सैलरी नहीं दी, रहीम को 10,000 रुपए की सैलरी नहीं दी, तो ऐसे हजारों नाम मुझे यूज करने पड़ेंगे, हजारों ट्रांजैक्शन अकाउंट यूज करने पड़ेंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं चूंकि सिर्फ इतना जानना चाहता हूं एज एन बिजनेसमैन कि कुल कितनी सैलरी जो है मुझे देनी बाकी है, तो मैं ऐसे हर व्यक्ति का नाम यूज करने की बजाय एक ही अकाउंट नाम यूज करता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जिसमें हर व्यक्ति जिसको मुझे सैलरी देना बाकी है उसकी अमाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि इस एक अकाउंट को देखकर मुझे पता चल जाए कि मुझे कुल कितनी सैलरी पे करनी बाकी है। वैसे ही जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होता है, जितने भी लोगों को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है वो डेटर्स हैं। तो अब ऐसे हर व्यक्ति का नाम अलग तरीके से तो यूज किया ही जाता है, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं
कि मैंने जितने भी लोगों को क्रेडिट में माल बेचा है उनसे मुझे कितने रुपए लेने बाकी हैं। तो जितने भी इस तरह की एंटिटीज हैं जिनका मैंने अलग से अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, उनको मैं एक ग्रुप में क्लब कर सकता हूं जिन्हें मैं कहूंगा डेटर्स। और वैसे ही जितने भी लोगों से मैंने क्रेडिट पे माल खरीदा है उनको मैं ग्रुप करके एक कैटेगरी बना सकता हूं क्रेडिटर्स। इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है कैपिटल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, कैपिटल क्या होता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में सीखा था कि ओनर अलग होता है अकाउंटिंग में और बिजनेस एंटिटी अलग होती है, और इसीलिए ओनर और बिजनेस एंटिटी के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। और वहां पे ओनर जब इन्वॉल्व होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओनर का नाम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं कैपिटल अकाउंट, जो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स, यानी कि एसेट्स की एंटिटी की जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। क्यों? डेटर्स जो है वो एसेट तो है, लेकिन वो पैसा किसी व्यक्ति से लेना है, इसलिए डेटर्स जैसा कि हमने देखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। वैसे ही बैंक, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो है तो हमारी एसेट ही, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है कि हमें बैंक से कितना रुपया लेना है, तो वो भी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है जो कि नए कंसेप्ट के हिसाब से बैंक को जो है एज रियल अकाउंट की तरह बताया जाता है, नॉट की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की तरह। इसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है। आप बैंक को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, बैंक को रियल अकाउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। उससे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। एसेट्स कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कैश, स्टॉक, ये सब टेंजिबल एसेट्स होती हैं। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सभी। रियल अकाउंट्स आर ऑल एसेट्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट अ ड्यू फ्रॉम समबडी। तो कोई भी एसेट विच रिप्रेजेंट्स ड्यू फ्रॉम समबडी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अदरवाइज बाकी की सारी एसेट्स रियल अकाउंट होती है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट्स टू रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इनकी कैटेगरीज क्या हो सकती है, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिस्काउंट गिवन, एडवर्टाइजिंग, परचेज, ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। वैसे ही रेवेन्यू लाइक सेल्स, डिविडेंड, रेंट, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी तरह का लॉस होता है, लॉस फ्रॉम फायर, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, लॉस ड्यू टू पिलफरेज या गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, ये भी सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो अब हम एक एक्सरसाइज देखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई करना। लेट अस सी द एक्सरसाइज। ट्रेडिशनल मेथड के अंडर जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका टाइप जानने के लिए हम सेम एक्सरसाइज का यूज करेंगे जो हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व जानने के लिए किया था। हम सेम ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे और जैसा कि हमने पिछली बार किया था, हम ये स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ऊपर के पार्ट में हम सेम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अकाउंट्स इन्वॉल्व देखेंगे और नीचे की स्क्रीन में हम जो आंसर है कि इन अकाउंट्स के क्या टाइप हैं इसके बारे में बात करेंगे। जो पहला ट्रांजैक्शन था जिसमें कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व थे,
तो कैश अकाउंट हम जानते हैं एसेट का अकाउंट है, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनर को, तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अगेन कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट चूंकि एक्सपेंडिचर है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक्स लिमिटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट एसेट है तो रियल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, वेजेस एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन राजेश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, राजेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सन का अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बैंक अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट के रूप में लेकर चलेंगे, हालांकि कुछ बुक में बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट की तरह भी ट्रीट किया जाता है। कैश अकाउंट अगेन जो है रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट जो भी हम यूज करेंगे दोनों पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कैश अकाउंट रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट इनकम का अकाउंट है, मींस नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट जैसा हमने देखा पर्सनल अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इनकम का अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट भी एसेट है तो वो भी रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट हमने पहले भी देख लिया, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है सुनील को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट। अशोक अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, अशोक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड अशोक अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, अशोक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इनकम टैक्स एक्सपेंस एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड कमीशन एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एसेट है तो वो भी रियल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और लास्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस वर लेविड बाय द बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट और बैंक चार्जेस अकाउंट, तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक चार्जेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा अकाउंटेंट ने पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई किया, और थर्ड स्टेज में उन अकाउंट का टाइप क्या है या कैटेगरी क्या है वो आइडेंटिफाई किया। जो लास्ट एंड फोर्थ स्टेज है उसका वो है अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए हर अकाउंट को या तो डेबिट साइड में लिखा जाता है या क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके जो रूल्स हैं पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो है क्लासिफिकेशन का उसके अंडर में सीखेंगे और फिर मॉडर्न अप्रोच भी हम देखेंगे।
जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके रूल्स ये हैं कि इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ये जो अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं आपको अच्छे से याद कर लेने होंगे, इतना प्रैक्टिस कर लें कि वो आपकी जबान पे आ जाए। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस तरह से। अब इस स्टेप को समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने के लिए हम सेम एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे अकाउंटेंट ने पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई किए, फिर उनके टाइप आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे वो ऊपर की हाफ स्क्रीन में हम टाइप ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और नीचे की हाफ स्क्रीन में हम देखेंगे कि कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना है। पहला ट्रांजैक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दो अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रही है या जा रही है? कैश आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल है क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मोहन यहाँ पे गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम सारे ट्रांजैक्शन में ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते जाएंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। यहाँ पे कैश रियल अकाउंट है तो कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर का अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड। यहाँ पे एक्स लिमिटेड गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। और मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड वेजेस टू वर्कर्स। कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस अकाउंट अगेन एक्सपेंडिचर है तो डेबिट द एक्सपेंडिचर, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश। यहाँ पे राजेश पर्सनल अकाउंट है तो राजेश गिवर है क्योंकि हमने गुड्स राजेश से लिए हैं तो क्रेडिट द गिवर। और परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर का अकाउंट है तो डेबिट द एक्सपेंडिचर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश अकाउंट, यहाँ पे जा रही है कैश हमारे हाथ से बैंक में तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है वो रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही टुक कैश फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे कैश बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे पैसा ओनर के पास आ रहा है, ओनर रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर कैश, यानी यहाँ पे कैश आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट इनकम का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा जो अकाउंट बैंक में होता है हम उसे ध्यान में लेते हैं कि उसमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो बैंक से डिफरेंट है, जो कि अपने आप में एक अलग एंटिटी है। तो जब बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो गिवर जो है वो बैंक है, लेकिन रिसीवर जो है बैंक अकाउंट है हमारा। तो डेबिट या क्रेडिट कौन सा रूल अप्लाई करना, ये हमें इस एंगल से सोचना होगा कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर है या गिवर है, उस एंगल से हमें सोचना होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी बेच के पैसा मिला है, तो कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और मशीनरी जो है वो जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन है ही विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि कैश अपने पास आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही बोरोड मनी फ्रॉम सुनील, यानी कि एंटिटी के पास पैसा आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट यहाँ पे सुनील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सुनील जो है उसने हमें पैसा दिया है, तो सुनील गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट। यहाँ पे अशोक को हमने गुड्स बेचे हैं, तो अशोक जो है रिसीवर ऑफ गुड्स है, तो डेबिट द रिसीवर। और सेल्स अकाउंट इनकम का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, तो अशोक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन है ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक, यानी अशोक से पैसा मिला है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है, और अशोक यहाँ पे गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे कैश जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है एक तरह का एक्सपेंस है, तो डेबिट द एक्सपेंस, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगला ट्रांजैक्शन है ही रीपेड द लोन ऑफ सुनील, यानी कि सुनील को पैसे वापस दे दिए, तो यहाँ पे कैश जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट, चूंकि सुनील को रिप्रेजेंट करता है और सुनील को पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड कमीशन टू दी सेल्समैन, यहाँ पे पैसा जा रहा है,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल है, और कमीशन अकाउंट एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट दी एक्सपेंडिचर। तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश और फर्नीचर दोनों रियल अकाउंट है, तो व्हाट इज गोइंग आउट कैश एंड व्हाट इज कमिंग इन फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन है ही स्पेंट मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे कैश जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट है, तो डेबिट दी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस वर लेविड बाय द बैंक। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, उसमें से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर। बैंक चार्जेस जो है नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट दी एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा ये कैसे पूरी प्रोसेस जो है आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दोस्तों हमने सीखा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें किस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और किस तरह से जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। अब हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच में सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यूज एंड गेन्स। हम थोड़ा सा मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच का कंपैरिजन समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट एक कैटेगरी है, इसी को हम मॉडर्न अप्रोच से कंपेयर करें तो कैपिटल और लायबिलिटी ये दोनों कैटेगरी पूरी तरह से पर्सनल अकाउंट्स हैं। तीसरा जो पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी है वो है एसेट्स इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, जैसा कि हमने देखा था डेटर्स और बैंक। इन सभी को मॉडर्न अप्रोचेस में अलग से ट्रीट किया जाता है, यानी कि एसेट के अंदर गिना जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं वहां होता है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट एसेट इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। तो मॉडर्न अप्रोच में भी उन्हें पूरे के पूरे जो भी रियल अकाउंट्स के टाइप हैं वो मॉडर्न अप्रोच में एसेट की तरह ही गिने जाते हैं। यानी कि मॉडर्न अप्रोच में जिन्हें सिर्फ एसेट कैटेगरी में डाला जाता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, कुछ जो है रियल अकाउंट कैटेगरी में और कुछ है जो पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में। नॉमिनल अकाउंट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का वो बिल्कुल मैच करता है मॉडर्न अप्रोच की 2 कैटेगरी को, वो इंक्लूड करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यू और गेन्स। अब मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इसमें आपको मेनली 2 ही कैटेगरी में रूल याद रखने होते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। इन कैटेगरी के लिए एक ही रूल है। तो ये जो 2 कैटेगरी है एसेट्स और दूसरी कैटेगरी एक्सपेंसेस और लॉसेस, उसके लिए रूल सेम है। रूल क्या है? इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। यानी कि एसेट या एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। दूसरा जो रूल है वो कॉमन है, लायबिलिटीज, कैपिटल्स और रेवेन्यू या गेन्स, ये तीनों कैटेगरी के लिए कॉमन है। क्या रूल है? ये बिल्कुल पहले रूल से रिवर्स है। इंक्रीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज डेबिटेड। ठीक है, ये जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है मॉडर्न अप्रोच में। तो इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम एक एक्सरसाइज देखेंगे कि अकाउंटेंट जो है वो जो भी अकाउंट्स
इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद मॉडर्न अप्रोच में कैसे उनका टाइप डिसाइड करता है और कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो अप्लाई करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में कैसे टाइप ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किए जाते हैं। इसके लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में लिया था, लेकिन यहाँ पे हम अब मॉडर्न अप्रोच के अंदर में जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई किए थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच कैश अकाउंट इज एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट यानी कि एसेट और परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो एसेट एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड ट्रांजैक्शन एक्स लिमिटेड अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हमें एक्स लिमिटेड को पैसा देना है क्योंकि उनसे मशीनरी हमने खरीदी है, तो एक्स लिमिटेड का अकाउंट हुआ लायबिलिटी और मशीनरी का अकाउंट हुआ एसेट। फोर्थ ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट है, तो कैश अकाउंट एसेट, वेजेस अकाउंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन राजेश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। यहाँ पे राजेश से हमने गुड्स खरीदे हैं, हमें राजेश को पैसा देना होगा, तो राजेश अकाउंट लायबिलिटी है हमारी और परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों एसेट अकाउंट होते हैं। देन कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट एसेट अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट दोनों कैपिटल अकाउंट टाइप है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट एसेट है, सेल्स अकाउंट इनकम या रेवेन्यू का अकाउंट है। बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो बैंक अकाउंट एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट रेवेन्यू। देन कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, तो ये दोनों एसेट है तो एसेट अकाउंट। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, अगेन ये दोनों एसेट टाइप के अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट कैश अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट। यहाँ पे सुनील से हमने लोन ली है तो वी हैव अ लायबिलिटी, तो कैश अकाउंट तो एसेट अकाउंट हो जाएगा, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा। अशोक अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने अशोक को माल बेचा है, हमें अशोक से पैसा लेना है, तो अशोक अकाउंट हमारी एसेट है, तो अशोक अकाउंट एसेट अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक, तो यहाँ पे कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, अगेन यहाँ पे अशोक जो है वो हमारी एसेट था क्योंकि हमें उससे लेना था, तो दोनों एसेट अकाउंट हो जाएंगे। ही पेड इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट, कैश अकाउंट एसेट का अकाउंट है, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है एक्सपेंस का अकाउंट है, तो कैश हो गया एसेट और इनकम टैक्स एक्सपेंस हो गया एक्सपेंस अकाउंट। ही रीपेड द लोन ऑफ सुनील, सुनील से जो हमने लोन ली थी वो हमारी लायबिलिटी थी, तो कैश अकाउंट तो एसेट अकाउंट एंड लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही पेड कमीशन टू द सेल्समैन, तो कैश अकाउंट एसेट का अकाउंट है, कमीशन एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस अकाउंट। परचेज ऑफ फर्नीचर,
कैश एंड फर्नीचर दोनों एसेट के अकाउंट है, तो दोनों एसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही स्पेंट मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। कैश अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट, एसेट का अकाउंट है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्सपेंस का अकाउंट है। लास्ट ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट एंड बैंक चार्जेस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट है। तो इस तरह से हर एक अकाउंट को जो मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि मॉडर्न अप्रोच में जो रूल है वो ये है कि एसेट और एक्सपेंडिचर के केस में होता है डेबिट द इंक्रीज, यानी कि जब एसेट और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द डिक्रीज, यानी कि एसेट और एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उन अकाउंट को क्रेडिट करना है। जो बाकी की तीनों कैटेगरी है, यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसमें जो है रूल उल्टा होता है कि अगर ये तीनों कैटेगरी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, यानी कि लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट करना है। तो अब हम हर एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। पहला ट्रांजैक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पे 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट का अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रही है तो रूल सेज डेबिट द इंक्रीज, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। और जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जिसमें रूल है क्रेडिट द इंक्रीज, तो कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि अब हमें ओनर को कैपिटल के अंडर में ज्यादा पैसा वापस रिटर्न करना होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। यहाँ पे कैश और परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट है, चूंकि हमने परचेज किया है तो कैश जा रही है, क्रेडिट द डिक्रीज, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो रूल सेज डेबिट द इंक्रीज, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड के लिए हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट द इंक्रीज, और मशीनरी जो है आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एसेट का रूल है डेबिट द इंक्रीज, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ही पेड वेजेस टू वर्कर्स। यहाँ पे कैश जा रही है तो क्रेडिट द डिक्रीज, और एक्सपेंस का रूल है डेबिट द इंक्रीज, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे राजेश के लिए हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, रूल सेज क्रेडिट द इंक्रीज फॉर लायबिलिटी, और एक्सपेंस का रूल कहता है डेबिट द इंक्रीज, तो परचेज का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो राजेश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। एसेट है दोनों, तो रूल कहता है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही टुक कैश फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे कैश जा रही है तो रूल सेज क्रेडिट द डिक्रीज, और
अब हमारी ओनर के लिए चूंकि लायबिलिटी कम हो जाएगी तो कैपिटल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द डिक्रीज। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर कैश। तो यहाँ पे सेल किया है तो कैश आ रही है। एसेट इज इंक्रीजिंग तो डेबिट द इंक्रीज, और रेवेन्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही है सेल के रूप में, तो रूल कहता है क्रेडिट द इंक्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट द इंक्रीज, और रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट द इंक्रीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड द मशीनरी। तो यहाँ पे जब मशीनरी सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है और मशीनरी जा रही है, दोनों एसेट अकाउंट है। रूल सेज डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अगेन दोनों एसेट अकाउंट है तो कैश इंक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही बोरोड मनी फ्रॉम सुनील। तो यहाँ पे कैश आ रही है तो डेबिट द इंक्रीज, लायबिलिटी जो लोन के लिए है सुनील की तरफ वो भी इंक्रीज हो रही है, तो रूल कहता है क्रेडिट द इंक्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट। तो अशोक अकाउंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट द इंक्रीज, और सेल्स रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसका रूल कहता है क्रेडिट द इंक्रीज। तो अशोक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक। तो यहाँ पे कैश आ रही है तो डेबिट हो जाएगा, और अशोक जो हमारी एसेट है अब उससे हमें पैसा कम लेना है, जो बाकी पैसा रहेगा वो कम होगा, तो ये हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही पेड इनकम टैक्स टू दी गवर्नमेंट। कैश डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही रीपेड द लोन ऑफ सुनील। तो यहाँ पे कैश जा रही है, सुनील को हमने कैश दे दी, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और साथ में लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट जो कि एक लायबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो रूल सेज डेबिट द डिक्रीज, लायबिलिटी का जो रूल है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही पेड कमीशन टू दी सेल्समैन। यहाँ पे पैसा दे दिया है तो एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जब कैश में फर्नीचर खरीदा है तो कैश जा रही है और फर्नीचर आ रहा है, दोनों एसेट अकाउंट है। कैश डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही स्पेंट मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे पैसा स्पेंड हुआ है तो कैश जा रही है, तो एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और लास्ट ट्रांजैक्शन है
बैंक चार्जेस वर लेविड बाय द बैंक, तो बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और एक्सपेंस जो है यानी कि बैंक चार्जेस अकाउंट वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि मॉडर्न रूल में भी, जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें भी किस तरह से जो अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे ट्रांजैक्शन में उनका टाइप कैसे फाइंड आउट करना, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो हमने आज समझी है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की, उसका अगर आप इस प्रोसेस से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। कीप लुकिंग माय न्यू वीडियोस on journal entry and other process of accounting. Thank you friends.